नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपने राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भाग 17 में वर्णित राजभाषा आयोग के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में जिसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 17 में निहित है। दोस्तों, बता दें जो भारत के संविधान में वर्णित तथ्य हैं, अनुच्छेद हैं, उसमें आर्टिकल 343 टू अनुच्छेद 343 से लेके आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का वर्णन हमें प्राप्त होता है और इसको 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है और इन 4 भागों में अलग अलग तथ्यों को रखा गया है, समाहित किया गया है। पहला जो तथ्य है दोस्तों, उसमें रखा गया है संघ की राजभाषा या संघ की भाषा आप कह सकते हैं। ठीक है, संघ की भाषा को रखा गया है। दूसरे डिवीजन में रखा गया है प्रादेशिक भाषाओं को, प्रादेशिक भाषाओं को। तीसरे में रखा गया है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की भाषा को यानी कि हाई कोर्ट की भाषा कैसी होगी उसका विवरण आपको तीसरे पार्ट में मिलता है। और चौथे पार्ट में विशेष निर्देश है, विशेष निर्देश जिसको हम स्पेशल डायरेक्टिव भी कहते हैं, विशेष निर्देश का प्रावधान है चौथे पार्ट में। अब देख लेते हैं, अगर आप संघ की भाषा की बात करें तो उसको लैंग्वेज ऑफ यूनियन बोला जाता है इंग्लिश में, लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अगर आप प्रादेशिक भाषा की बात करें तो उसको रीजनल लैंग्वेज बोला जाता है, यानी कि रीजन में बोले जाने वाले, पर्टिकुलर रीजन में बोले जाने वाले लैंग्वेज क्या होंगे उसका प्रावधान यहां से मिलता है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा तो आप जानते हैं कि इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एससी या एचसी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। और चौथा है हमारा विशेष निर्देश यानी कि स्पेशल डायरेक्टिव, स्पेशल डायरेक्टिव। ठीक है, अब देख लेते हैं किस भाग में किस बात का विवरण दिया गया है हमें। तो अगर हम संघ की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करें तो इसका विवरण हमें आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 344 मिलता है। अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 344 तक हमें संघ की भाषा का विवरण प्राप्त होता है दोस्तों। अब बात करें कि रीजनल लैंग्वेज की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो आर्टिकल 345 टू आर्टिकल 347 अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 347 तक की बातों को प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत रखा गया है कि प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी उनका विवरण मिलता है। और आर्टिकल 348 एंड 349 में हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का विवरण प्राप्त होता है। आर्टिकल 348 एंड 349 में एंड रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स रिप्रेजेंट द स्पेशल डायरेक्टिव। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 350 एंड 351, आर्टिकल 350 एंड आर्टिकल 351 किसके बारे में बताते हैं, हमें विशेष निर्देश प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, सभी पार्टों को देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे संघ की भाषा, फिर देखेंगे प्रादेशिक भाषा, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और उसके बाद विशेष निर्देश के बारे में। ठीक है, इतनी चीजों को नोट कर लीजिए कि राजभाषा को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और विशेष निर्देश। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने संघ की भाषा की तरफ। एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा दोस्तों, और मेरा दावा है जो मैं पढ़ा दूंगा ऐसे कोई पढ़ा नहीं पाएगा आपको, ऐसा कोई बता नहीं पाएगा, ऐसा कोई समझा नहीं पाएगा, और एग्जामिनेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये कोई आपको दिखा नहीं पाएगा। आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, मुझसे पढ़िए और उसके बाद किसी भी एग्जामिनेशंस में जाइए। मेरा दावा है कि जीएस का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और जल्द ही करंट अफेयर्स की सीरीज भी आपको अवेलेबल कराएंगे एकदम ग्रुप डी से लेके ए तक के लहजे में दोस्तों। आप वहां से उसको पढ़कर ग्रुप ए से लेके डी तक के एग्जामिनेशन में बैठ लीजिए, आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम पहले स्टार्ट करेंगे संघ की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वह है आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343। अब अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की भाषा क्या होगी, संघ की भाषा के लिए प्रावधान क्या होगा, किस प्रकार से आयोग का गठन किया जाएगा और किस प्रकार से यहाँ की लिपि होगी, कौन सी भाषा होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में यदि पूछा जाए कि आपको लिखना क्या है तो आप सीधे लिखेंगे अनुच्छेद 343 में संघ की
भाषा का प्रावधान किया गया है। संघ की भाषा का प्रावधान किया गया है, या संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। राजभाषा लिख लीजिए, या संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 343 में। अब संघ की राजभाषा होगी क्या दोस्तों? तो संघ की राजभाषा, जो संघ की राजभाषा होगी वह होगी हिंदी। राजभाषा क्या होगी संघ की? हिंदी। लिपि क्या होगी? लिपि होगी देवनागरी। ठीक है, नोट कर लीजिए। यह सब वर्णन अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ही किया गया है कि संघ की भाषा, जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। लेकिन संविधान लागू होने के 15 वर्षों के पश्चात तक, यानी कि संविधान जिस दिन लागू होगा 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, उसके 15 वर्षों तक जो शासकीय कार्य किए जाएंगे वह अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे और 5 वर्षों के अंदर ही राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा और हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाएगा और अंग्रेजी के प्रयोग को कम करेगा। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है और इसी प्रावधान के आधार पर राजभाषा आयोग का गठन हुआ। कब हुआ दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन? यह भी जान लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ेंगे आगे। याद रखिए कि जो अंग्रेजी का प्रावधान था दोस्तों, भले वर्तमान में आज भी अंग्रेजी का ही प्रावधान चल रहा है, लेकिन इसका जो प्रावधान था वह सिर्फ 15 वर्षों तक था। संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक शासकीय कार्य की जो भाषा रखी गई थी वह अंग्रेजी रखी गई थी और जब 5 वर्षों के बाद राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई, उसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। तो आज भी हिंदी के प्रचार प्रसार के बढ़ावे के लिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजभाषा दिवस के रूप में हिंदी दिवस को मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को। ठीक है, यह आर्टिकल 343 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, और अगर पूछ लेता है आपकी कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह भी पूछा जा चुका है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो BG खेर थे। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 344 यानी अनुच्छेद 344 की तरफ। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। अनुच्छेद 344 में यह बताया गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन का प्रावधान। राजभाषा के संबंध में, नोट कर लीजिए दोस्तों, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति के गठन का प्रावधान। संसद समिति के गठन का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हमें यह प्रावधान प्राप्त होता है दोस्तों। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति के गठन का प्रावधान नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, यानी कि प्रादेशिक भाषाओं की तरफ। और प्रादेशिक भाषाओं का डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा चौड़ा है और हम उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में, जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, संघ की भाषा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भाषाएं। और आप तो जानते हैं प्रादेशिक भाषाओं का विवरण कहां से कहां तक है दोस्तों, 345 से लेकर 347 तक सिर्फ और सिर्फ प्रादेशिक भाषाओं यानी रीजनल लैंग्वेज के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रादेशिक भाषाएं या प्रादेशिक राजभाषा। ठीक है, तो प्रादेशिक भाषाओं में पहला आर्टिकल देखेंगे हम, आर्टिकल 345 अनुच्छेद 345 के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 345 में किस बात का वर्णन किया गया है। तो 345 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी, यानी कि राज्य की राज्य भाषाएं, राज्य की राजभाषाएं, प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजभाषा होगी
और उसी के अनुसार उस राज्य की कार्यवाही शासकीय कार्य किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजभाषा होगी, राजभाषाएं, राज्य की राजभाषाएं और उनका प्रबंध, और शासकीय कार्यों में किस प्रकार का प्रबंध किया जाएगा, इसी का विवरण हमें अनुच्छेद 345 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, आर्टिकल 346 यानी अनुच्छेद 346। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वार्तालाप की स्थिति बनी रहती है, चाहे वह राजनीतिक हो या व्यापारिक स्थिति हो, तो उन स्थितियों में जो पत्राचार की भाषा होगी वह कौन सी भाषा होगी, उसी का प्रावधान अनुच्छेद 346 के अंतर्गत किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो पत्राचार की भाषा होगी, उसी का प्रावधान आर्टिकल 346 में मिलता है, भाषा का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ पत्राचार की भाषा का प्रावधान। फिर इसके आखिरी आर्टिकल पे पढ़ते हैं दोस्तों, जो प्रादेशिक भाषाओं की आखिरी आर्टिकल है 347। यह बहुत ही मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि इसी में उचित प्रबंध किया गया है भाषाओं का। तो इसमें लिख लीजिएगा, किसी राज्य की जनसंख्या को किसी अनुभाग द्वारा या फिर किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाले बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान, बोली जाने वाले यानी कि किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों का जो प्रावधान है वह भी इसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की राज्य भाषाएं एक समान थोड़ी हैं, तो उसी प्रकार के जो अलग राज्य हैं, अलग राज्यों में अलग जो बोलियां बोली जाती हैं, जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं भाषाओं का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। और इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं दोस्तों, उनके बारे में नोट कर लीजिए, जिनमें राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत लिपि और लिपि से संबंधित बातों को, भाषा और लिपि आदि के संरक्षण के बारे में बताया गया है आर्टिकल 29 में। फिर अनुच्छेद 30 में भी भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 120 व 210 में भी राजभाषा से संबंधित प्रावधान निहित है दोस्तों। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 347 में वर्णित उपबंध कौन कौन से हैं। यदि उपबंधों की बात की जाए दोस्तों, तो जिस समय संविधान लागू हुआ था भारत में, उस समय मूल रूप से भारत के संविधान में अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाओं को संकलित किया गया था। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जो 8वीं अनुसूची में वर्णित थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ और यह पहला संविधान संशोधन प्रावधान जब स्टार्ट हुआ, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया। आइए एक बार देख लेते हैं जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम भाषाओं का प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनुसूची 8 भी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जामिनेशंस में भाषाओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया, भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। इन सभी बातों का विवरण हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल रूप से
14 भाषाएं थी। जब संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित भाषाओं में कुल मूल रूप से 14 भाषाएं थी। उसके बाद जब 21वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, तब 15वीं भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा को कब जोड़ा गया? 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा। किस भाषा को? सिंधी भाषा को। 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। और यह कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन दोस्तों? तो यह हुआ था 1967 में। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद जब दोबारा 71वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय 16वीं, 17वीं व 18वीं भाषा के रूप में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। कब? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। कब हुआ दोस्तों 71वां संविधान संशोधन? 1992 में। किसको जोड़ा गया? NKM, नेपाली, कोंकणी व मणिपुरी को। 3 भाषाओं को जोड़ा गया 16वीं, 17वीं व 18वीं भाषा के रूप में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा NKM यानी नेपाली, कोंकणी व मणिपुरी को जोड़ा गया दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अगले संविधान संशोधन में, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के बाद दोस्तों जब 92वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय 19वीं, 20वीं, 21वीं व 22वीं भाषा को जोड़ा गया। भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा को कब जोड़ा गया दोस्तों? तो यह जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों, उनके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं BDMS, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। B से हो गया बोडो भाषा, D से हो गया डोगरी, M से हो गया मैथिली। ये क्रम वही है दोस्तों जिस प्रकार से जोड़ा गया मैथिली, और S से हो गया संथाली। ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली भाषा को 19वीं, 20वीं, 21वीं भाषा के रूप में संविधान में दर्जा प्रदान कर दिया गया, और इसका उपबंध अनुच्छेद 347 के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए इसी में आर्टिकल 120 में किसका प्रावधान किया गया है, क्योंकि यह भी राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए दोस्तों। तो अनुच्छेद 120 में संसद व विधानसभा की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संसद व विधानसभा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किया गया है। संसद व विधानसभा की भाषा नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं जो आखिरी उपबंध है आर्टिकल 210, यह किससे संबंधित है। इतना विस्तार से कोई बताएगा नहीं दोस्तों, ठीक है, इसलिए जो चीजें मैं दे रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आर्टिकल 210 के अंतर्गत किसको रखा गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। राज्य विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान, ठीक है, प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितनी भी भाषाओं का प्रावधान किया जा रहा है वह सभी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा की तरफ।
ठीक है दोस्तों, कुछ भी मिस ना हो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए और सबसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न बनते ही बनते हैं दोस्तों, इसीलिए हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले। ठीक है, तो जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, इसका जो प्रावधान किया गया है दोस्तों वह आर्टिकल 348 और 349 में किया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348। तो अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं का प्रावधान है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता या कोई भी वक्ता या जज की भाषा क्या होगी, लिखित कार्य की भाषा क्या होगी, उसी का विवरण आपको अनुच्छेद 348 के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ विधायिका और अधिनियमों की भाषा का प्रावधान किसमें है? अधिनियमों की भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में हमें प्राप्त होता है दोस्तों। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 349 अनुच्छेद 349 में किसका प्रयोग किया गया है और किन बातों को रखा गया है। तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। कभी कभी आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं से संबंधित प्राधिकारियों की नियुक्ति का जो प्रावधान होता है वह अनुच्छेद 349 के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा और जो लिख रहा हूं नोट कर लीजिए। भाषा से संबंधित कुछ विधियां, भाषा से संबंधित कुछ विधियों, भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए, विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रबंध, विशेष प्रक्रिया का प्रबंध नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो यह हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान हो गया है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, विशेष निर्देश की तरफ। ठीक है, यानी कि स्पेशल डायरेक्टिव्स की तरफ। ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसीलिए बिना रुके बिना थके पढ़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि कोई इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएगा नहीं और इतनी सारी बातें बताएगा नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विशेष निर्देश यानी स्पेशल डायरेक्टिव, और इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350। तो दोस्तों अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किन बातों का विवरण प्रस्तुत किया गया है हम वहां देखेंगे। तो व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, व्यथा निवारण के लिए, आप सब व्यथा तो जानते ही हैं, व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान, ठीक है, किसमें मिलता है? आर्टिकल 350 में, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत हमें यह प्रावधान मिलता है कि व्यथा निवारण के लिए हम अभ्यावेदन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है दोस्तों 350 का, कि जैसे जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं
यदि वह अपने व्यथा के निवारण के लिए किसी के समक्ष अपनी बात रखने जाएं तो किस भाषा का प्रयोग करेंगे, उनके लिए कौन से प्राधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए या कौन सा विवरण उनके लिए प्रस्तुत होना चाहिए, उसी का उपबंध में अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, तो व्यथा निवारण के लिए या फिर लोकसभा या राज्यसभा में यदि बातें चल रही हों और लोकसभा अध्यक्ष को जो आवेदन मिलता है, अभ्यावेदन जो होता है किसी सदस्य के द्वारा, यदि समुचित भाषा यानी इंग्लिश में उस बात को नहीं रखा जा सकता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद वह अपनी बात अपनी मातृभाषा के रूप में उस सदन में रख सकता है। इसी को बोलते हैं व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 350 में। अब इसी के संदर्भ में आर्टिकल को 350A और 350B को जोड़ा गया दोस्तों, और अनुच्छेद 350A को कब जोड़ा गया यह भी जान लीजिए। इसे जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसमें बताया गया था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, प्राथमिक स्तर पर जैसे कि मातृभाषा हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, जैसे बंगाल में चले जाइए तो बांग्ला भाषा में आपकी मातृभाषा होगी, तो वहां पे आपको जो पढ़ाई जाएगी वह आपके मातृभाषा में बंगाली भाषा में पढ़ाई जाएगी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षा का उपबंध, मातृभाषा के शिक्षा का उपबंध। ठीक है दोस्तों, यह हमको कहां से मिलता है? 350A से। और फिर आर्टिकल 350B को भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 350B को भी जोड़ा गया, और इसमें क्या बताया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी कि किसी क्षेत्र में एक बहुत ही बैकवर्ड जनजाति रहती है जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग में आती है, उसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उनकी बातों को सुन सके, समझ सके और उनकी बातों को सुलझा सके। ठीक है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किसमें किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 350 के बी में। ठीक है, नोट कर लीजिए, विशेष अधिकारी। आइए हम देखते हैं अपना आखिरी आर्टिकल और अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351। तो दोस्तों अनुच्छेद 351 में किसका विवरण है? तो इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, विकास के लिए निर्देश। यह हमारा भाग 17 पूरी तरह से पूर्ण होता है दोस्तों, जिसमें आपको पूरी जानकारी राजभाषा से संबंधित प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।